नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में इंश्योरेंस लॉ की सीरीज़ नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत के बारे में। यहाँ ये वाला जो वीडियो है हमारा LLB स्टूडेंट्स जो 3 ईयर या फिर 5 ईयर के किसी कोर्स में शामिल है तो उनके लिए अगर उनके सब्जेक्ट में इंश्योरेंस लॉ है तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो गाइज़, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम इसे बोल रहे हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का क्या अर्थ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं बीमा योग्य हित के सिद्धांत की बात करते हैं। इसके पहले की जितनी भी सीरीज़ है उसमें हमने इंश्योरेंस लॉ का जो ग्राउंड है वो प्रिपेयर किया है और अब हम सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम फटाफट आ जाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, जिससे कि हमारा टाइम का सही यूटिलाइज हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा योग्य हित की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए। अर्थात आप सभी जानते हैं बीमा करता कोई एजेंसी होती है और बीमित जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब है बीमाधारी, अर्थात जो व्यक्ति बीमा करवाता है वो व्यक्ति को हम बीमित या बीमाधारी कहते हैं। और जब बीमा की विषय वस्तु यानी कि व्यक्ति का जीवन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, संपत्ति हो सकती है या कोई हित हो सकता है, उसको हम विषय वस्तु कह रहे हैं। तो बीमित का बीमा की विषय वस्तु से जो संबंध होता है उसी को ही बीमा योग्य हित कहा जाता है। ठीक है, तो बीमाकर्ता का की वह वित्तीय हित है और ये एक प्रकार का वित्तीय हित होता है, अर्थात कोई दूसरा हित नहीं होना चाहिए। यानी कि सुख और दुख की संकल्पना जुड़ी नहीं होती, बल्कि वित्तीय हित होता है जिसकी सुरक्षा से बीमित को आर्थिक लाभ होता है और हानि से आर्थिक हानि। तो इसी को ही बीमा योग्य हित कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म में हमने आपको बता दिया है। एक्चुअल में बीमा योग्य हित को कहीं पर भी किसी डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की तो इसकी धारा 7 में जो है इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन इस धारा को अन्य बीमाओं पर एज इट इज लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो डिफरेंट थिंकर्स है उन्होंने अपने अनुसार बीमा योग्य हित को जो है डिफाइन किया है और बिल्कुल हम भी इसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। हमने बीमा योग्य हित को यहीं पे ये पैराग्राफ में ही समझा दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो सिंपल सी बात है, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारे सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा क्वांटिटेटिव बनाने के लिए या क्वालिटेटिव बनाने के लिए कुछ थिंकर के डेफिनेशन को समझते हैं। तो हनबल ने क्या कहा है, प्रोफेसर कहीं पर हंसल लिखा रहता है, कहीं पर हनबल लिखा रहता है। ठीक है, तो हंसल ने क्या कहा है, बीमा योग्य हित को एक वित्तीय संकट जो बीमित करने योग्य है के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, एक्चुअल में वित्तीय है। तो वित्तीय संकट है, मतलब बीमा योग्य क्या है, एक वित्तीय संकट है जो कि बीमित किया जाता है, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। जस्टिस लॉरेंस कहते हैं बीमा योग्य हित को परिभाषित करते हुए कि बीमा योग्य हित का अर्थ है कि उसे बीमित वस्तु से इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि उसके अस्तित्व से बीमा धारक को लाभ हो और उसके नष्ट होने से बीमा धारक को क्या हो, हानि होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली उससे क्या होना चाहिए, बीमित व्यक्ति का जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये एक्स कोई व्यक्ति है, इसने इसकी संपत्ति का जो है इंश्योरेंस करवाया कि अगर ये नष्ट होती है तो बीमा कंपनी इसको इतना पैसा देगी और इसके बदले में ये प्रीमियम देगा। अब ये व्यक्ति इसी की वस्तु का कर सकता है, ऐसा नहीं कि इसके पड़ोसी व्यक्ति है उसकी संपत्ति का इंश्योरेंस करेगा कि इसको नुकसान होगा तो मुझे बीमा कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा, तो ये निश्चित रूप से इसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाएगा ताकि इसको बेनिफिट मिले। तो इसीलिए बीमा योग्य हित का कंसेप्ट लाया गया है कि उससे बीमित व्यक्ति का हित जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली उसका हित एक वैधानिक संबंध जुड़ा होना चाहिए। वो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हित का जो है इंश्योरेंस नहीं कर सकता, वो उसी व्यक्ति का कर सकता है जिससे उसको आर्थिक लाभ हो या फिर उसको आर्थिक हानि हो, तभी तो इंश्योरेंस का जो मेन मोटो है वो सक्सीड हो पाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि बीमा जो करता है जो बीमाधारी है या जो बीमित व्यक्ति है उसको उससे डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए और
उसके लाभ से, अगर ये नष्ट होती है वस्तु तो उसको नुकसान होगा, और अगर इससे मतलब नष्ट होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा इसको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इससे संबंधित है। अब हम पैटरसन की बात करते हैं तो पैटरसन बोलते हैं कि बीमा योग्य हित बीमा धारक और बीमित की गई घटना, मतलब जो घटना हम बीमित कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कहीं पे आग लग जाएगी, कोई दुकान का बीमा करवाता है, कोई संपत्ति का करवाता है कि कुछ घटना हो जाएगी, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर के व्हीकल का करवाता है कि अगर इसको नुकसान होगा तो बीमा कंपनी बीमा देगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने सभी को एक ही लाइन में लिख दिया है कि बीमा की गई घटना। तो जो बीमा धारक है और जो वो घटना है या जो वस्तु है जिसका बीमा कर रहा है, उसके बीच में जो संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? बीमा योग्य हित कहा जाता है। पैटरसन के अनुसार कि घटना का ऐसा संबंध है कि उस घटना का घटित होना बीमा धारक के लिए हानि या कुछ तरह के अपकार का कारण होगा, ठीक है। तो ये इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार रोड्डा ये कहते हैं कि बीमा योग्य हित को ऐसी प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि घटना का घटित होना जिसके विरुद्ध बीमा किया गया है बीमा धारक की वित्तीय हानि का कारण हो, अर्थात जिस घटना का बीमा किया जा रहा है अगर उससे उसको डायरेक्टली हानि हो रही है, वित्तीय हानि हो रही है, तो निश्चित रूप से वो क्या है? बीमा योग्य हित है। अब हम इस डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम समुद्र बीमा अधिनियम 1963 की भी बात कर लेते हैं। इसकी धारा 7 में बीमा योग्य हित को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो समुद्री जोखिम में हित रखता है वो क्या है? बीमा योग्य हित रखता है। और दूसरा बिंदु ये कहता है कि विशेषकर एक व्यक्ति समुद्री जोखिम में तब तक हित रखता है जब तक जोखिम से ऐसी किसी बीमा योग्य संपत्ति से उसको कोई विधिक या सामयिक संबंध होता है जो जोखिम में पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा योग्य संपत्ति के सुरक्षा पूर्वक या सम्यक आगमन के से लाभ होता है या उसके रोके लिए जाने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि उससे उसका क्या होना चाहिए? विधिक संबंध होना चाहिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत की। तो एक्चुअल में बीमा योग्य हित को जब एक निश्चित डेफिनेशन से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अर्थात एक डेफिनेशन से इसकी संकल्पना को नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए बीमा योग्य हित के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि इनका सभी का जो है समावेश उसमें होता है। तो कुल मिलाकर आपने अगर 2-3 थिंकर की डेफिनेशन देने के बाद अगर आप सिद्धांत लिखते हैं तो समझ लीजिए आपने इस टॉपिक को बहुत हद तक कवर कर लिया है। तो हम सिद्धांत की बात करते हैं कि बीमा की विषय वस्तु जिसमें बीमा धारक का हित होता है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस घटना का, किस संपत्ति या हित का कितना बीमा कर रहे हैं। दूसरा बिंदु यह कहता है कि उसमें बीमा धारक का आर्थिक हित होना चाहिए। तो जिस आपदा या घटना के प्रति अथवा बीमित वस्तु के प्रति बीमा कराया जाता है उसमें बीमा धारक का आर्थिक हित होना चाहिए, अर्थात ऐसा हित जिसका धन के रूप में अनुमान लगाया जा सके, ठीक है। आर्थिक हित होना चाहिए अर्थात उसको मानसिक दुख से जुड़ा हुआ हो, असुविधा हो, इस प्रकार से नहीं जुड़ा होना चाहिए, केवल आर्थिक हित होना चाहिए। तीसरा बिंदु कहता है कि बीमा योग्य हित जो है किसी संपत्ति में अधिकार, ठीक है, अधिकार है, अधिकार अथवा संपत्ति से संबंधित किसी सुविधा में उत्पन्न होने वाले अधिकार के संदर्भ में होना चाहिए। आगे नेक्स्ट बिंदु है कि बीमा योग्य जो हित है को मात्र भावनात्मक अधिकार या हित नहीं होना चाहिए, ठीक है, अर्थात मात्र प्रेम या स्नेह बीमा योग्य हित नहीं बना सकता है। बीमा योग्य जो हित है वो कैसा होना चाहिए? विधिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसको अवैध, अविधिपूर्ण या अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 की धारा 23 की सहायता ली जा सकती है। बीमित जो है वस्तु की जो बीमा योग्य हित रखने वाला बीमा धारक है को बीमित विषय वस्तु से ऐसा विधिक संबंध होना चाहिए कि बीमित वस्तु की सुरक्षा से उसको लाभ हो, उसकी हानि से क्या हो? उसको नुकसान हो। तो सिंपल सी बात है, उसका उससे डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए, उसका उसमें विधिक हित निहित होना चाहिए। तो ये है बीमा योग्य के प्रमुख सिद्धांत। अब आइए हम बीमा योग्य हित के कुछ लक्षण अथवा तत्व की बात कर लेते हैं। तो इसके हम तत्व जो है निम्न है। सबसे पहला ये है कि किसी व्यक्ति के पास बीमा करवाने योग्य संपत्ति, हित या अधिकार, दायित्व अथवा अन्य कोई बीमा की वस्तु होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ें होना चाहिए तभी उसका उसमें बीमा योग्य हित हो सकता है। दूसरा कि उसको उसका बीमा करवाना चाहिए। तीसरा कि बीमा जो कृत घटना के घटित होने से बीमित को कोई नुकसान अथवा दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बीमा जो करता है उसका एक्शन मोड में आएगा। वो बीमा की विषय वस्तु में बीमा का क्या हो? आर्थिक हित हो, और आर्थिक हित का मापन भी किया जाना जो है संभव होना चाहिए, ठीक है, तो उसका मापन किया जाना संभव हो। बीमित
अथवा जो बीमाधारी है का बीमा की विषय वस्तु से क्या होना चाहिए, निकटतम तथा वैधानिक संबंध होना चाहिए। हम इसको समझा चुके हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की जो है संपत्ति हित का जो है इंश्योरेंस हम नहीं करवा सकते हैं। तो बीमित को उस वस्तु का बीमा करवाने का क्या हो, अधिकार हो। तो ये इसके कुछ प्रमुख तत्व है। कुल मिला के ले दे के वो वाली बात भी यहाँ पर रिपीट हुई है, लेकिन आप इसको अलग बिंदु बना के बोलेंगे तो आपका जो है टॉपिक अब एक अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बीमा योग्य हित की आवश्यकता देख लेते हैं। तो बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है वैधता, अर्थात बीमा योग्य हित की उपस्थिति से ही जो है बीमा इंश्योरेंस या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिडिटी प्राप्त करता है, वैध होता है। इसके अभाव में बिना अनुबंध व्यर्थ और लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है। क्षतिपूर्ति, दूसरा कि बीमा योग्य हित के आधार पर ही क्या होता है, क्षति का निर्धारण किया जाता है कि किसको कितना नुकसान हुआ, उस अनुसार बीमा करता उसको राशि देता है। मतलब यह है कि क्षति की मात्रा के अनुसार ही क्षतिपूर्ति तय की जाती है। जीवन बीमा में संभावित क्षति का अनुमान पूर्व में ही कर लिया जाता है, जबकि अन्य बीमों में क्षति बाद में आकी जाती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, सिंपल सी लाइफ की रहती बात, लेकिन अन्य प्रकार के बीमा है कितना किस प्रकार से नुकसान हुआ है, कैसा हुआ है, उसकी जो है गणना की जाती है। जुए पर रोक, बीमा योग्य हित के अभाव तथा जुए के ठहराव में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे की संपत्ति की सुरक्षा यदि बीमा करवाने के लिए बीमा योग्य हित अनिवार्य न हो तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति या जीवन का बीमा करवाकर उसे नष्ट करने का विचार कर सकता है। इससे संपत्ति का जोखिम और बढ़ जाएगा। तो हमने जो आगे बात बोली थी वहां पर इसको एक स्पीड ब्रेकर यानी कि के तरह जो है लिया जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है। आइए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो बीमा योग्य हित की विधि मान्यता का क्या समय होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका हर बीमा में अलग अलग समय होता है। तो जीवन बीमा में बीमा करवाते समय तय कर लिया जाता है कि क्या उस पर हित है उसका। अग्नि बीमा में बीमा करवाते समय और क्षतिपूर्ति का दावा करते समय चेक किया जाता है, और सामुद्रिक बीमा में क्षतिपूर्ति का दावा करते समय जो है चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी कोई 2 व्हीलर है, इसका पॉलिसी करवाया है, किसी ने इंश्योरेंस लिया है। अब मान लीजिए इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि इसको कितनी क्षति हुई है। तो नुकसान के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका जो नुकसान हो 1% से लेकर 100% के बीच में हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ही राशि दी जाती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं और कि बीमा योग्य हित रखने के अधिकार किसको होते हैं, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कई जजमेंट के थ्रू जो है कुछ चीज़ें बदल भी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को जो है डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो न्यासधारी एवं हितधारी जो है बीमा योग्य हित रख सकता है, अर्थात वो उस वस्तु का क्या कर सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है। संपत्ति पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति, संपत्ति का उपयोग करने वाला अनुज्ञप्तिधारी, स्थावर संपत्ति के विक्रय की सुविधा के संदर्भ में जो है क्रेता, जंगम संपत्ति के विक्रय की सुविधा के संदर्भ में क्रेता, स्थावर संपत्ति के संदर्भ में पट्टाधारी, पट्टा करता है पट्टेदार, और स्थावर संपत्ति के संदर्भ में बंधकदार। संपत्ति या वस्तु क्रय करने या संपत्ति या भवन निर्माण हेतु ऋण देने वाला व्यक्ति, अभिकर्ता का बीमा योग्य हित, और तो ये एक्चुअल में है उपनिहिति। हमने पढ़ा है ये कॉन्ट्रैक्ट में। तो उपनिहिति का जो बीमा योग्य हित होता है तो वो क्या है, बीमा योग्य हित रखता है और बीमा इंश्योरेंस करवा सकता है। तो ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत कम जगह पे ये वाला देखने को मिलेगा। इसको भी हम बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो का साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसको अलग से समझना चाहते हैं और तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बीमा योग्य हित के सिद्धांत की बात करें तो इतना सफिशिएंट है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करेंगे और इस प्रकार हम इंश्योरेंस लॉ को पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप हमारी सीरीज देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।